हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर और आज का लेक्चर है हमारा परीक्षण की वैधता। आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसका एक टॉपिक है परीक्षण की वैधता। देखिए, परीक्षण किसे बोलते हैं? वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। तो परीक्षण हो गया टेस्ट और वैलिडिटी का मतलब हो गया वैधता। तो टेस्ट लेने के हमारे बहुत सारे अनिवार्य तत्व होते हैं, जैसे कि आपका होता है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी को, जो पहला इसका अनिवार्य तत्व है। देखिए, आप लोग ने स्कूल में भी पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हाफ ईयरली हुआ, फिर आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। तो ये हाफ ईयरली एग्जाम क्यों किए जाते हैं? ऐसे ही ले लेते हैं या इनका कोई पर्पस होता है? तो आप लोग बताइए मुझे, क्या पर्पस होता है? और ऐसे फाइनल एग्जाम जब हम लेते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है? आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम का पर्पस होता है कि हम क्या फाइनल एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं या नहीं। तो हमारी नॉलेज जो है हाफ ईयरली में जो है चेक करी जाती है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आप में डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं। और जब हम फाइनल एग्जाम लेते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि अब आपने उस साल जितना भी पढ़ा है तो वो आपने पढ़ाई ठीक से करी है या नहीं करी है, ताकि हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है प्रमोट कर सकें। तो आपके एग्जाम का हाफ ईयरली का पर्पस हुआ कि आपने आधे साल तक जितना भी पढ़ा है वो टीचर जैसा पढ़ा रही है वैसा आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। और फाइनल एग्जाम होते हैं, उसका पर्पस होता है कि आपने अपने पूरे साल की पढ़ाई टीचर्स के हिसाब से ठीक करी है, और जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके अच्छे प्राप्तांक आते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओ। तो ये थे आपके किसी भी टेस्ट के पर्पस। तो कोई भी टेस्ट लिया जाए, हर टेस्ट का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। तो अब हम करेंगे परीक्षण की वैधता। तो अब इस वैधता का क्या मीनिंग होता है? इस वैधता का मीनिंग है कि परीक्षण के जो उद्देश्य हैं, अगर हमारे टेस्ट से वो सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तो इसका मतलब परीक्षण जो है वैध है, अदरवाइज वो वैध नहीं है। तो मैं एक बार और बताती हूँ। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट से मतलब है कि हमने जिस पर्पस के लिए टेस्ट लिया वो पर्पस हमारा पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे टेस्ट में वैलिडिटी है, हमारा टेस्ट वैध है, अदरवाइज वो वैध नहीं है। मैं आपको एक घड़ी का एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी की घड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन उसने अपनी घड़ी को 15 मिनट आगे कर दिया। तो अगर उस घड़ी में 10:15 हुए हैं तो इसका मतलब है करेक्ट टाइम कितना है? 10 बजे। तो घड़ी तो ठीक चल रही है, घड़ी विश्वसनीय तो है, लेकिन अब हम उसे उसकी वैधता चेक करनी पड़ेगी। अब किसी व्यक्ति ने करेक्ट किया अपनी घड़ी को 15 मिनट आगे, अब उसकी मदर आके उसकी घड़ी में टाइम देखती है। अब वो देखती है कि इसमें 10:15 हुए हैं। तो अब उन्हें तो पता नहीं था कि उसने जो है 15 मिनट तेज कर रखी है घड़ी को, तो वो तो यही मान के चलेंगी कि ये 10:15 हुए हैं। तो वो जो घड़ी देख रही थी उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था उन्हें समय का ज्ञान लेना। लेकिन समय जब उन्होंने देखा तो उन्हें गलत ज्ञान हुआ। 10 बजे को उन्हें कितना लगा कि ये 10:15 हो गए। तो यहाँ पे माना जाएगा जो उन्होंने घड़ी देखा, घड़ी देखने से उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे उनका जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया अब आपको वैलिडिटी का मतलब? मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल है कि स्टेट लेवल का जीके का टेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो कॉलेज में जो है आपके हर क्लास के बच्चे का जीके का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमें 4 मेंबर की एक टीम बनानी है जो कि हमें स्टेट लेवल के कंपटीशन पे भेजनी है। अब हम टेस्ट लेते हैं जीके का, और उसके बेसिस पे हम अपने सबसे अच्छे 4 बच्चों को चूज करते हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आए और जिनकी जीके में बहुत ज़्यादा मास्टरी है। अब वो बच्चे जीके के स्टेट कंपटीशन में जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर भी वो जो है उस जीके कंपटीशन को जीत के आ जाते हैं। तो जब हमने कॉलेज में जीके का टेस्ट लिया तो हमारा पर्पस क्या था कि हम 4 ऐसे बच्चों को निकाल लें जो कि स्टेट लेवल पर जीत के आ जाए।
अब वो स्टेट लेवल पे बच्चे जीत के आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे टेस्ट लेने का जो उद्देश्य था कि स्टेट लेवल पे वो बच्चे जीत के आए, वो बच्चे जीत के आ जाते हैं, तो वो उद्देश्य पूरा हो गया। तो यहाँ पे हमने कॉलेज लेवल पे जो जी के टेस्ट लिया था वो बिल्कुल वैलिड थे। तो वैलिडिटी का मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपको नॉर्मली बुक में नहीं मिलेंगे। तो आपको अब ये एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताऊंगी कि हमारी जो परीक्षण की वैलिडिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। देखिए, अब मैं आपको परीक्षण की वैधता के प्रकार बता रही हूँ। तो ये 5 तरह की वैलिडिटी होती है। सबसे पहले होती है विषय वस्तु वैधता। विषय वस्तु वैधता को हम इंग्लिश में कंटेंट वैलिडिटी भी कहते हैं। तो इसे बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका एक मैथ्स का टेस्ट लिया जाता है। आपको पता है मैथ्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें ज्योमेट्री भी होता है, उसमें अलजेब्रा भी होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, उसमें मेंसुरेशन भी होता है। अब जो टीचर टेस्ट बनाता है वो पूरे टेस्ट में सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन डाल देता है। अब जिन बच्चों को ज्योमेट्री आती है वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब जिन बच्चों ने ज्योमेट्री ना करके अलजेब्रा किया, मेंसुरेशन की, ट्रिग्नोमेट्री करी, वो तो उसमें फेल हो जाएंगे। तो एक गणित का जब हम टेस्ट ले रहे हैं, जब हम मैथ के सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हैं, तो हम उसके सिर्फ एक पहलू का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम मैथ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सबका टेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट था वो कंटेंट वाइज बिल्कुल बेकार था, क्योंकि उसने मैथ्स के सब पहलुओं को न लेके सिर्फ एक पहलू ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन बना दिए। तो माना जाएगा यहाँ पे विषय वस्तु की वैधता नहीं थी। तो इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा विषय वस्तु की वैधता क्या होती है। विषय वस्तु से मतलब हो गया हम जिस क्षेत्र का टेस्ट ले रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित सभी पहलू उस टेस्ट में आने चाहिए। अगर उस क्षेत्र से संबंधित सारे पहलू उस टेस्ट में है तो वो टेस्ट वैध है, वैलिड है, अदरवाइज वो टेस्ट वैलिड नहीं है। तो विषय वस्तु की वैधता और कंटेंट वैलिडिटी क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है आपका रूप वैधता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैलिडिटी। इसमें क्या होता है फेस वैलिडिटी में कि अगर कोई परीक्षण करता बच्चों का टेस्ट ले रहा है तो हम उसके टेस्ट लेने के तरीके से ही ये बता देते हैं कि ये परीक्षण करता इन बच्चों का क्यों टेस्ट ले रहा है। तो परीक्षण के बाह्य रूप से ही हमें पता चल जाता है कि वो टेस्ट किस पर्पस से लिया जा रहा है, बच्चों की किस योग्यता का हम उसमें मापन कर रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं फेस वैलिडिटी या फिर रूप वैधता। देखिए, एनसीसी में जो वो आते हैं, जब आप एनसीसी सीखते हैं तो आपका एक टेस्ट होता है। तो जो एनसीसी सिखाने के लिए होते हैं वो आपसे परेड कराते हैं। तो परेड जब वो करा रहे होते हैं उसी से हमें पता चल जाता है ये परेड क्यों करा रहे हैं, क्योंकि परेड करा के देखते हैं कि आप लोग कितना स्ट्रेट होके चलते हो, ढीले ढाले तो नहीं चल रहे, और आपके चलने में कितना कॉन्फिडेंस है, और आप कदम से कदम मिला के भी चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो परेड लेने के देखते ही हम ये समझ जाते हैं कि ये परेड का टेस्ट क्यों कराया जा रहा है। हमें ये देखना है बच्चे स्ट्रेट चल रहे हैं नहीं चल रहे, कदम से कदम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और बच्चे कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो हमारा उद्देश्य ये था, और इस उद्देश्य को हम देखते ही समझ जाते हैं कि बच्चे की इन योग्यताओं का टेस्ट किया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एनसीसी जब हम सिखाते हैं तो जब एनसीसी के सिखाने के बाद बच्चों से टेंट लगवाए जाते हैं, तो वो टेंट क्यों लगवाए जाते हैं? इसलिए लगवाए जाते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपकी ठहरने की व्यवस्था ना हो तो आप टेंट लगा के आराम से ठहर सकते हो। तो आप वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कैसे कर लेते हो, ये टेस्ट आपका टेंट लगवा के जो है लिया जाता है। तो ये परीक्षणकर्ता के जो उन्होंने टास्क दिया बच्चों को कि टेंट लगाने हैं, उसी से हमें पता चल जाते हैं कि ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को अगर ठहरने की जगह नहीं है तो वो बाहर टेंट लगा के किस तरीके से रह सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे आपके रूप वैलिडिटी के या फिर फेस वैलिडिटी के। अब नेक्स्ट आते हैं आपकी कसौटी वैधता। कसौटी वैधता में क्या होता है कि आपने टीचर ने जो टेस्ट बनाया है और आपने एक एक्सपर्ट ने जो टेस्ट बनाया है, आप दोनों के टेस्ट को जो है कंपैरिजन करते हैं। अगर दोनों से ही आपका पर्पस सॉल्व होता है, दोनों में ही बच्चों के प्राप्तांक अच्छे आते हैं,
तो इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है, अदरवाइज वो टेस्ट वैलिड नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब आप 10th और 12th की क्लास में होते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं। पहले टीचर अपने बनाए हुए आपको टेस्ट देते हैं, वो उसमें नंबर देख लेते हैं। फिर वो जो प्रीवियस ईयर की बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं जो टीचर्स ने नहीं बनाए हुए थे, जो एक्सपर्ट ने बनाए होते हैं, फिर वो आपको एज ए टेस्ट देते हैं। फिर उसमें आपके मार्क्स देखते हैं। अगर आपके दोनों में ही मार्क्स एक जैसे से ही आते हैं, मोर और लेस एक जैसे से ही आते हैं, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं कि वो क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट है और वो उसमें कसौटी वैधता होती है। तो कसौटी वैधता आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है पूर्व अनुमान वैधता, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। पूर्व अनुमान का क्या मतलब होता है? हम टेस्ट को देखकर भविष्य में वो बच्चा क्या करेगा इसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रिडिक्टिव टेस्ट। इसमें क्या करता है, जो टीचर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं हम वो देखते हैं, और उस वक्त पे हमें एक्सपर्ट द्वारा जो बनाए हुए टेस्ट होते हैं वो नहीं होते, लेकिन बाद में हमें वो मिल जाते हैं। तो फिर हम एक्सपर्ट ने जो उन्हें टेस्ट क्वेश्चन दिए उसमें उन्हें मार्क्स देखते हैं, और दोनों टेस्ट को हम जो है क्या करते हैं, कंपैरिजन करेगा। अगर कंपैरिजन में दोनों के मार्क्स मोर और लेस सेम आते हैं तो इसका मतलब उसके बेस पे हम उनके भविष्य की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, पहले टीचर्स ने आपसे प्री बोर्ड टेस्ट लिए, प्री बोर्ड में आपके मार्क्स देख लिए। अब थोड़े टाइम के बाद आप बोर्ड की परीक्षाएं देते हो। बोर्ड में टीचर वाला तो पेपर आएगा नहीं, उसमें तो एक्सपर्ट वाला पेपर आता है। तो फिर आप एक्सपर्ट का जब अटेम्प्ट करते हो तो उसमें जब आपका रिजल्ट आता है तो वो उसमें आपके मार्क्स देखते हैं। अगर उसके मार्क्स आपके टीचर में ने जो आपका प्री बोर्ड का टेस्ट लिया था वो मोर और लेस सेम होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप आराम से बता सकते हो कि ये बच्चा इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होगा या नहीं, ये बच्चा डॉक्टरी में सेलेक्ट होगा या नहीं। तो आपने दोनों टेस्ट के प्राप्तांकों के बेसिस पे उनकी भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा आराम से इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेगा, ये बच्चा मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड कि आपकी पूर्व अनुमान वैधता क्या होती है। अगर टेस्ट क्लियर कर लेगा और आपकी भविष्यवाणी सच हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी थी, अदरवाइज नहीं थी। फिर लास्ट आता है आपका कारक वैधता। कारक वैधता को हम हिंदी में रचनात्मक वैधता भी कहते हैं, कारक वैधता भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है हम इसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी परीक्षण लिया, कोई भी टेस्ट लिया, और फिर हम उस टेस्ट के बेसिस पे उनकी योग्यता को जो है हम बखान करते हैं, और वो वास्तव में उस योग्यता को जो हम बखान कर रहे हैं वो उस योग्यता में अच्छी तरीके से योग्य होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कारक योग्यता या फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया। उस इंटेलिजेंस का टेस्ट लेने पे हमें पता चल गया भाई ए तो बहुत उच्च बुद्धि का है और बी बिल्कुल निम्न बुद्धि का है। अब हमने टेस्ट ले लिया, इस टेस्ट के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कोई भी कठिनाई के टाइम पे जो उच्च बुद्धि का बच्चा है वो उस कठिनाई से पार पाने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, जबकि निम्न बुद्धि का बच्चा जो है उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा। अब बाई चांस उनको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, उच्च बुद्धि का बच्चा जो है अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है तो इसका मतलब हमारा टेस्ट वैलिड है। अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता तो इसका मतलब हमारा टेस्ट वैलिड नहीं है। तो आई थिंक कि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको परीक्षण की वैधता के प्रकार बता दिए हैं। ये आप नॉर्मली बुक से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो आपने जब मेरे आपको बता रही हूँ तो आपने देखा होगा आपको मेरा लेक्चर सुनते सुनते ही बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि परीक्षण की वैधता 5 तरह की होती है। सबसे पहले है विषय वस्तु की वैधता, फिर है आपकी रूप की वैधता, फिर है आपकी कसौटी की वैधता, फिर है आपकी पूर्व अनुमान की वैधता, और लास्ट है आपकी कारक वैधता। तो ये था वैधता का मीनिंग और इसके प्रकार। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये परीक्षण की जो वैधता है इसे नापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसकी 4 विधियां हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट विधि बताती हूँ। ये कहलाती है आपको सरल सहसंबंध विधि।
जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंपल कॉरिलेशन मेथड। सहसंबंध विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल कॉरिलेशन मेथड। कॉरिलेशन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में संबंध को एक्सप्रेस करना, तो उसे बोलते हैं हम सहसंबंध या फिर कॉरिलेशन। इसमें क्या होता है, जो टीचर ने टेस्ट बनाया है और जो किसी एक्सपर्ट ने टेस्ट बनाया है, उनमें जो बच्चों के मार्क्स आते हैं, हम दोनों का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। अगर कंपैरिजन में मोर और लेस बच्चे के दोनों टेस्ट में एक जैसे मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब उनमें अच्छा कॉरिलेशन है। अगर मार्क्स एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं आते हैं, तो उनमें कॉरिलेशन या सहसंबंध कम है। तो ये था आपका सिंपल कॉरिलेशन मेथड। अब सेकंड मेथड आता है आपका, सेकंड मेथड, सेकंड स्लाइड इसकी। सेकंड है द्विपंक्ति सहसंबंध विधि। कौन सी आपकी सेकंड इसकी? द्विपंक्ति सहसंबंध विधि। इसे बोलते हैं इंग्लिश में बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड। तो बाइसीरियल में क्या होता है, हमारा एक समूह है, एक ग्रुप है बच्चों का, उसका हमें टेस्ट लेना है। अब उस ग्रुप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? हम कुछ को सोचते हैं ये अच्छे हैं और कुछ को सोचते हैं ये बुरे हैं, कुछ को सोचते हैं हम ईमानदार हैं, कुछ को सोचते हैं बेईमान है, कुछ को हम करते हैं शिक्षित और अशिक्षित, कुछ को हम उच्च वर्ग का, कुछ को निम्न वर्ग का। इस तरीके से हम अपने अनुमान से एक समूह को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किसी भी उसमें कर सकते हैं, शिक्षित अशिक्षित में भी कर सकते हैं खाली, और उच्च शिक्षा और निम्न शिक्षा के स्तर पे भी कर सकते हैं। अब हम उन दोनों, जो हमने एक समूह के दो पार्ट दिए, उनको टेस्ट देते हैं। अब उनके मार्क्स देखते हैं। अब मार्क्स के हिसाब से जैसे हमने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बांटा, अब उच्च वर्ग के टेस्ट ज्यादा आते हैं और निम्न वर्ग के प्राप्तांक जो है कम आते हैं, तो इसका मतलब इसमें वैलिडिटी है, क्योंकि इनका संबंध अच्छा है। तो इसे बोलेंगे हम बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड। तो इसमें हम एक समूह को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारी थर्ड विधि क्या कहलाती है? बिंदु द्विपंक्ति सहसंबंध विधि। क्या बोलेंगे इसे हम? बिंदु द्विपंक्ति सहसंबंध विधि। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉइंट बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड। ये मेथड भी पहले वाला जो बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड था उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? इसमें हम एक समूह को जब दो पार्ट में बांटते हैं, ये दो पार्ट में जो बांटते हैं वो बिल्कुल उनके वास्तविक रूप में बांटते हैं। जो हमने बाइसीरियल किया था उसमें हम अपने अनुमान से बांटते हैं कि शिक्षित है, ये हमने माना या अशिक्षित है, उच्च बुद्धि का है या निम्न बुद्धि का है। लेकिन हम इसमें जो पॉइंट आपका बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड है, यह द्विपंक्ति बिंदु द्विपंक्ति सहसंबंध मेथड है, इसमें हम उन्हें वास्तविक आधार पर बांटते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां, पास फेल। तो इस तरीके से हम एक समूह को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उन दोनों पार्ट के टेस्ट लेते हैं, और उन दोनों पार्ट के टेस्ट में जो हम सहसंबंध स्थापित करते हैं और उसके हिसाब से वैधता चेक करते हैं, तो उसे बोलते हैं बिंदु द्विपंक्ति सहसंबंध मेथड, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे पॉइंट बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड। अब हमारा जो फोर्थ विधि है वो कहलाती है आपकी चतुकोष्ठीय सहसंबंध विधि। क्या बोलेंगे इसे हम? चतुकोष्ठीय सहसंबंध विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राकोरिक कॉरिलेशन मेथड। क्या बोलेंगे इसे? टेट्राकोरिक कॉरिलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, अब तक जो पहले दो मेथड थे, एक तो आपका बाइसीरियल था, एक पॉइंट बाइसीरियल कॉरिलेशन मेथड, उसमें हमारे पे एक ही समूह होता है और उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। लेकिन ये जो चतुकोष्ठीय मेथड है, इसमें हमारे पे दो समूह है, एक ही ये है, एक ही है। पहले का नाम हम एक्स दे देते हैं, दूसरे का नाम हम वाई दे देते हैं, तो हमारे पे दो समूह हो जाते हैं। अब पहले समूह को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं और जो वाई समूह है उसे भी दो पार्ट में बांटते हैं। तो अब ये टोटल कितने समूह बन गए? 4 बन गए। तो अब हम इन चारों समूह को अलग अलग टेस्ट देते हैं, फिर इनमें जो है कॉरिलेशन को जो है या सहसंबंध को हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो 4 समूह हो गए, 2 ग्रुप है और एक ग्रुप के 2, दूसरे ग्रुप के 2 समूह, तो इसका मतलब 4 ग्रुप हो गए। जब हम इन 4 ग्रुप के प्राप्तांकों के संबंध स्थापित करते हैं, तो उस सहसंबंध को हम क्या बोलते हैं? चतुकोष्ठीय सहसंबंध विधि, या इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे टेट्राकोरिक कॉरिलेशन मेथड। तो अब आपको, मुझे लगता है कि परीक्षण की वैधता की सारी विधियां भी पता चल गई होंगी कि कैसे कैसे किन विधि से हम निकालते हैं।
तो आपको, मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और बड़ी इजी लैंग्वेज में लगेगा, क्योंकि बुक्स में बड़ी बुकिश नॉलेज दी हुई होती है जो एकदम से पढ़ के समझ नहीं आता। तो आपको परीक्षण की वैधता का मीनिंग पता चल गया, परीक्षण की वैधता के कितने प्रकार होते हैं और परीक्षण की वैधता को नापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करिए और अपने सब फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब से क्या होगा, जब आप बेल आइकन को हिट करते हैं तो मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी वो आपको मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।